हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकास पाठक में। तो अभी के इस वीडियो में हम लोग फिर से एक बार देखने वाले हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 ऑब्जेक्टिव सवाल आपका हिंदी का होगा। हिंदी का करवाने वाले हैं जो आपके 18 फरवरी को होने वाले एग्जाम के लिए ज़रूरी होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग ज़्यादा बात ना करते हुए डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने का स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है, एक पैसेज दिया रहेगा आपको। ठीक है, पैसेज को पढ़ना है और उत्तर देना है। पहला क्या है कि मनुष्य जन्म से ही अहंकार का इतना विशाल बोझ लेकर आता है कि उसकी दृष्टि सदैव दूसरों की बुराइयों पर ही टिकती है। मतलब बोला गया कि मनुष्य जो है अहंकार इतना ज़्यादा होता है जन्म से ही कि दूसरों की बुराई हमेशा करते रहता है। आत्मनिरीक्षण को भुलाकर साधारण मानव तो निंदा में ही अपना जीवन बिताना चाहता है। मतलब आदमी जो है अपने ऊपर तो ध्यान देता नहीं, बस दूसरों की बुराई पर ही लगा रहता है। इसके मूल में उसकी ईर्ष्या की दाहक दुष्प्रवृत्ति कार्यशील रहती है। दूसरों की सहज उन्नति को मनुष्य अपनी ईर्ष्या के वशीभूत होकर पचा नहीं पाता और उसके गुणों को अनदेखा करके केवल दोषी और दुर्गुणों को ही प्रचारित करने लगता है। इस प्रक्रिया में वह इस तथ्य को भी विस्मृत कर बैठता है कि ईर्ष्या का दाहक स्वरूप स्वयं उसके समय स्वास्थ्य और समृद्धियों के लिए कितना विनाशकारी सिद्ध हो रहा है। पर निंदा को हमारे शास्त्रों में पाप बताया गया। वास्तव में मनुष्य अपनी न्यूनताओं तथा अपने दुर्गुणों की ओर दृष्टि उठाकर देखना भी नहीं चाहता, क्योंकि स्वयं को पहचानने की यह प्रक्रिया उसके लिए बहुत कष्टकारी है। दूसरों को तो हम लोग पहचान लेते हैं पर अपने आप को नहीं पहचान पाते। ये आपको पैसेज में दे रखा है। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन निपटाने वाले हैं। क्वेश्चन में क्या है कि मनुष्य का जन्म किसके बोझ के साथ होता है। तो देखिए, अहंकार के साथ, सम्मान के साथ, या प्रशंसा, या ये सभी। तो मनुष्य का जो जन्म होता है वो अहंकार के बोझ के साथ होता है। फिर अगला सवाल है कि दूसरों की उन्नति को मनुष्य क्यों नहीं देखना चाहता। स्वयं धनवान होने के कारण, या स्वयं गुणी होने के कारण, या अपने बड़प्पन के कारण, या ईर्ष्या भाव के कारण। तो दूसरों की उन्नति जो है मनुष्य नहीं देखना चाहता, कब? ईर्ष्या भाव के वजह से। तीसरा सवाल है, किसे भुलाकर मनुष्य निंदा में ही अपना जीवन बिताता है। किसको भुलाकर? तो अहंकार, आत्मनिरीक्षण, संतुष्टि या सुख। तो इसका हो जाएगा आत्मनिरीक्षण को भुलाकर। उसके बाद आगे है, उन्नति का विलोम शब्द क्या होगा। उन्नति का तो हो जाएगा अवनति। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कुछ काव्यांश दिया है। काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और आंसर देना है। ठीक है, बोला, मैं नहीं चाहता चीर दुख, सुख दुख की खेल मिचोनी, खोले जीवन अपना भूख। सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण, फिर धन में ओझल हो शशि, फिर शशि से ओझल धन। बहुत ही अच्छा आपका ये काव्यांश है। देखिए, इस काव्यांश का शीर्षक क्या होगा। ठीक है, शीर्षक जो होगा क्या हो जाएगा। तो देखिए, शीर्षक जो होगा ना, यहाँ पे लग रहा है कि दुख सुख सुख दुख यही सब होगा। तो आपका सुख और दुख हो जाएगा, 5 का ये हो जाएगा, सुख और दुख आपका हो जाएगा इस शीर्षक इसका। फिर आगे है 6ठा नंबर सवाल कि सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन क्या हो जाता है। सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन जो है क्या हो जाता है, तो परिपूर्ण हो जाता है। फिर आगे है, धन में क्या उछल होता है। धन में जो है क्या उछल होता है, तो धन में जो होता है शशि उछल होता है, शशि में धन। ठीक है, आगे है, चीर का क्या अर्थ होता है। चीर का तो वस्त्र, चीरा, चीरना या दीर्घ। तो चीर का अर्थ होता है आपका वस्त्र। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे व्याकरण खंड को। तो व्याकरण खंड में देखते हैं, बोला है जिस वाक्य में, ठीक है, जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म भी होता है उस वाक्य की क्रिया क्या होती है। क्रिया के साथ यहाँ पर कर्म भी हो रहा है। कर्म जब उपस्थित होता है तो हम लोग उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका एक सही होगा। फिर आगे है, निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया किस वाक्य में है। तो गाय घास खाती है, या रानी गाना गाती है, राजू पत्र लिखता है, या बच्चा रोता है। तो बच्चा क्या रोता है ये पता नहीं चल रहा है, इसीलिए बच्चा रोता आपका क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। फिर आगे, चिड़िया आसमान में उड़ती है, इसमें भी कौन सी क्रिया है। तो चिड़िया आसमान में क्या उड़ती है पता नहीं चल पा रहा है, इसलिए वो क्या होगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगा। फिर आगे, रमेश जो है रांची में रहता है, इसमें क्रियापद क्या है। रमेश जो है वो रांची में रहता है तो क्या हो जाएगा, क्रियापद। तो रमेश रांची में क्या करता है, मतलब रहता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी ही यहाँ पर सही होगा, क्रियापद। फिर आगे, जिस वाच्य में कर्ता के कार्य को प्रधानता दी जाती है, वहाँ कौन सा वाच्य होता है। तो कर्ता के कार्य के को प्रधानता दी जाती है, उसको कर्तृवाच्य कहते हैं। ठीक है, कर्ता के कार्य को जब प्रधानता दिया जाएगा तो उसको कर्तृवाच्य बोला जाता है। आगे है, लड़कियां सो रही यह किस वाच्य का उदाहरण। लड़कियां जो है वो सो रही है, वह किस वाच्य का उदाहरण है, तो कर्तृवाच्य का, क्योंकि कर्ता के कर्म को ही क्या दिया जाए, कर्ता का जो काम है, ठीक है, कर्ता का कार्य जो है, सॉरी कर्म नहीं बल्कि कर्ता का जो कार्य है उसको क्या कर रहे हैं यहाँ पर प्रधानता दिया जा रहा है। आगे है, मजदूरों के द्वारा पेड़ काटा जा रहा है, यह वाक्य किस वाच्य में है। यानी मजदूरों के द्वारा जो है पेड़ काटा जा रहा है, मजदूरों के द्वारा। ठीक है, तो ये भी अकीर्तिवाच्य होगा, क्योंकि दूसरों के द्वारा काटा जा रहा है, किसी खास व्यक्ति का बात यहाँ नहीं बोला है, इसलिए अकीर्तिवाच्य हो जाएगा। आगे है,
रसोई घर जो है किस समास का उदाहरण है? रसोई घर जो है वो किस समास का उदाहरण है? तो हो जाएगा वो तत्पुरुष समास। आगे है, आपको देखिए अभी आपको समस्या हो रहा होगा समास में, लेकिन आपको जैसे ही समास का वीडियो अपलोड कर रहे हैं उसके बाद आपको कोई समस्या नहीं होगा, पक्का ये दावा रहेगा मेरा। आगे है, जिस समास का पूर्व एवं उत्तर पद प्रधान नहीं हो, पूर्व और उत्तर पद जो है प्रधान नहीं हो तथा तीसरा पद आकर प्रधान हो जाए, उसे कौन सा समास बोलते हैं? तो जब पूर्व और उत्तर पद प्रधान नहीं होगा और आकर जो तीसरा पद जो एक्स्ट्रा पद रहेगा ना वो जाकर आपका क्या हो जाएगा? प्रधान, मतलब तीसरा पद जो होगा मेन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा वो? तो उसको बोलते हैं बहुव्रीहि समास। आगे है, उत्तर का एक अर्थ होता है दिशा, तो दूसरा अर्थ क्या होता है? तो उत्तर का अर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक अर्थ बोला दिशा, तो इसका दूसरा अर्थ क्या होगा? तो दूसरा अर्थ हो जाएगा उत्तर का मतलब जवाब देना भी होता है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। फिर आगे सभ्यता और सभ्यता, खाली स्थान संस्कृति एक दूसरे के पूरक है, तो सभ्यता और संस्कृति, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। फिर आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा अव्यय समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय कौन कहलाता है? ठीक है, तो अथवा जब रहेगा तो उसको समुच्चय बोधक अव्यय के आसपास में हम लोग कह सकते हैं। फिर आगे है, जहाँ जहाँ वह गया उसका बहुत सम्मान हुआ, यह कौन सा वाक्य है? जहाँ जहाँ वह गया उसका बहुत ज्यादा सम्मान हुआ, तो यह मिश्र वाक्य हो जाएगा। अब एक पठित गद्यांश दे रखा है कि प्रस्तुत गद्यांश को पढ़कर उचित विकल्प का चयन करना है। देखिए बोला गया, मैं भी युवा थी और शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने रगों में बहते खून को भावों में बदल दिया था। स्थिति यह हुई कि बवंडर शहर में मचा हुआ था और एक मेरे घर में, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। बोला गया है 22वां नंबर में कि किसकी जोशीली बातों ने लेखिका के रगों में बहते खून को भाव में बदल दिया? किसकी जोशीली भाषण ने? तो महात्मा गांधी की या शीला अग्रवाल की या पिता की या क्रांतिकारियों की? तो ये हो जाएगा शीला अग्रवाल की। आगे है, इस गद्यांश में लेखिका का कौन सा व्यक्तित्व तो सामने आया है? ठीक है, गुसेल, शर्मिली, उदंड या स्वतंत्रता सेनानी? तो इसका सही आंसर होगा स्वतंत्रता सेनानी। फिर आगे, काशी संस्कृति की पाठशाला है, संस्कृति की पाठशाला शस्त्रों में आनंद कानन के नाम से प्रसिद्ध है काशी। काशी में जो है कलाधर हनुमान व नित्य विश्वनाथ हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन है यहाँ पे 24वां नंबर की, शास्त्रों में काशी जो है किस नाम से प्रतिष्ठित है? शास्त्रों में काशी जो है किस नाम से प्रतिष्ठित है? तो आनंद कानन। उसके बाद काशी किसकी पाठशाला है? तो संस्कृति की। देखिए ऑप्शन कितना डेंजर ऑप्शन दे रखा है, संस्कृति की, तो काशी जो होगा संस्कृति की, यानी कि 25 का हो जाएगा बी। आगे हम लोग 26वां क्वेश्चन देखते हैं। 26वां क्वेश्चन बोला गया है, पठित काव्यांश की हरि है राजनीति पढ़ियाए, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पठाए, बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी जो संदेश पठाए। ठीक है, यह आपका जो है बहुत ही अच्छा काव्यांश है। अब देखते हैं यहाँ पे बोला गया 26 नंबर के, प्रस्तुत पद में कौन राजनीति पढ़ी आए हैं? तो हरि, ठीक है, हरि है राजनीति पढ़ी आए, तो हरि यहाँ पर कौन है? श्री कृष्ण है। फिर आगे है, मधुकर का शाब्दिक अर्थ होता है, तो मधुकर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो वो होता है भंवरा, ठीक है, मधुकर का। फिर आगे है पठित काव्य, अट नहीं रही आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है, सट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही, ठीक है, उत्साह अट नहीं रही, ठीक है, अट नहीं रही, ये आपका है ये पैसेज, मतलब काव्यांश। अब आगे देखेंगे, अट नहीं रही कविता में किस महीने की प्रकृति का वर्णन यहाँ पर हुआ है? तो किस ऋतु का वर्णन यहाँ पर हुआ है? तो आपका हो जाएगा फागुन का, ठीक है। आगे है, यहाँ अट नहीं रही का आशय क्या है? अट नहीं रही इसका मतलब क्या है? तो बाल्टी में नहीं हट जाना, या लोटा में नहीं हटना, या घर में नहीं हटना, या हृदय में नहीं हटना। तो 29 का हो जाएगा हृदय में नहीं हटना। फिर आगे क्वेश्चन है 30वां नंबर। 30वां नंबर बोला गया, अब देखिए पाठ्य पुस्तक का कुछ क्वेश्चन है कि गोपियों को ब्रज में योग का संदेश देने कौन आए? तो गोपियों को संदेश देने यहाँ पर कौन आए थे? उद्धव आए थे। फिर आगे, परशुराम का स्वभाव कैसा था? तो उदार, क्रोधी, सुशील या चंचल? तो इसका हो जाएगा क्रोधी। फिर आगे, किसे छूने से शेफालिका के फूल जो है झरने लगते हैं? किसे छूने से शेफालिका के फूल झरने लगते हैं? तो हवा को, बादल को, दंतरित मुस्कान को, या जल को? ये हो जाएगा बच्चों के दंतुरित मुस्कान को, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी। फिर आगे है, नागार्जुन ने फसल के लिए किन आवश्यक तत्वों की चर्चा की है? तो नदी के पानी का, किसान के मेहनत का, मिट्टी का गुणधर्म और सूर्य के किरणों का, उपर्युक्त सभी का। तो 33 का हो जाएगा यहाँ पे उपर्युक्त सभी का चर्चा हुआ है
इसमें फसल में। फिर आगे चांदनी रात को देखकर कवि को किसकी याद आ रही है? तो प्रेमिका के केसों में गूथे फूल, या सांसारिक सुख, या माँ की, या इनमें से कोई नहीं। तो 34 को आ जाएगा प्रेमिका के केसों में गूथे हुए फूल। फिर आगे है अखबारों में क्या खबर छपी? तो नाक के लिए पत्थर नहीं मिला, या नाक लग गई, या नाक का मसला हल हो गया, या रानी का आगमन जो है टल गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा नाक का मसला जो है वो हल हो गया। तो अब 36वां क्वेश्चन देखें, बोला गया कि भोलानाथ अपनी माँ को क्या कहकर संबोधित करते थे? तो भोलानाथ जो है मैया कहते थे। फिर आगे कटाओ को हिंदुस्तान का क्या कहते हैं? देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कटाओ वाला। तो कटाओ हिंदुस्तान को क्या कहा जाता, कटाओ को हिंदुस्तान का क्या कहते थे? तो स्विट्जरलैंड को। ठीक है, स्विट्जरलैंड मतलब स्विट्जरलैंड कहते हैं कटाओ का, कटाओ को हिंदुस्तान का। फिर आगे 38वां है कि नेताजी, फिर आगे कि नेताजी जो है, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता था? नेताजी की मूर्ति पर तो कैप्टन बदलता था। फिर आगे बाल गोविंद भगत कैसे कद के थे? तो मझोले कद के। और अंतिम सवाल यहाँ पर है कि फादर जो है कामिल बुल्के कहाँ के रहने वाले थे? फादर कामिल बुल्के जो है कहाँ के रहने वाले थे? तो फादर कामिल बुल्के जो है वो बेल्जियम के रहने वाले थे। तो ये रहा आपका इंपॉर्टेंट कुछ 40 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।